हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रल डायमेंशन। आज की जो वीडियो है वो एक कंटिन्यूएशन नहीं है। जैसे पहले हमने मून की वीडियो करी थी और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट रीडिंग के अंदर हम जुपिटर को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देना चाह रही हूँ जिससे आप किसी के भी चार्ट्स को जब स्टडी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली कम से कम 5 से 6 चीज़ें उनके बारे में बहुत क्लियरली पता चल जाएंगी। तो उस एक चीज़ को समझाने के लिए कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ। अगर आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेल वर्स्ड हैं तो आपको वो चीज़ें बहुत सिंपली समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं हैं तो जैसे जैसे आगे आगे हम वीडियोस बनाएंगे तो आपको उनको सुनने के बाद वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको अभी नहीं भी आती हैं वो चीज़ें समझ, तो आपको उस चीज़ से परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे ये कोर्स प्रोसीड करेगा तब आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली जो टिप है, अगर आपको ये देखना हो कि इंसान का नेचुरल बिहेवियर और नेचुरल पाथ लाइफ में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको उसके चार्ट में देखना है जुपिटर। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर होता है, जो बृहस्पति होता है, वो जीव आत्मा होता है। मतलब हमारी जो बॉडी में एंटर होता है सोल, तो वो जो फर्स्ट एक बिगिनिंग पॉइंट होता है वो जुपिटर कंट्रोल करता है। और जुपिटर एक तरीके से हमारे जो लाइफ का पाथ है उसका बिगिनिंग पॉइंट होता है। तो अगर आपको ये देखना है कि इंसान की लाइफ में जो लाइफ पाथ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस वक्त वो क्या फील कर रहा है और बेसिकली उसकी लाइफ का जो बिगिनिंग पॉइंट है वो क्या है, तो जुपिटर को पकड़िए और वहाँ से चार्ट को स्टडी करना स्टार्ट करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखते हैं किसी का जो जुपिटर है वो चार्ट के अंदर स्कॉर्पियो के साइन के अंदर है और वो जुपिटर सपोज करिए प्रेजेंट है 3rd हाउस के अंदर, तो उनके जो लाइफ का मेन पाथ है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, वो बेसिकली उनके लाइफ का पाथ स्टार्ट होगा कम्युनिकेशन के अंदर किसी तरीके के ट्रॉमा के साथ। क्यों? क्योंकि 3rd हाउस सिग्निफाई करता है कम्युनिकेशन को, स्कॉर्पियो का साइन सिग्निफाई करता है कार्मा एंड ट्रॉमा को, किसी तरीके की ऑब्स्टिकल को जिससे बाहर आना है, एंड स्कॉर्पियो का साइन सिग्निफाई करता है कार्मा को। तो अर्ली ऑन बिगिनिंग स्टेजेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम उनके कम्युनिकेशन के साथ रहेगी, या तो उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, या वो स्टैमर करके बोलेंगे, या कोई ना कोई एक घुटन कम्युनिकेशन के सेक्टर के अंदर होगी। और आपको उनके चार्ट में जुपिटर से फिर आगे आगे देखना है कि किस तरीके से लाइफ प्रोसीड करेगी। जुपिटर के बाद अगर सपोज करिए मार्स है तो वहाँ पे एक फाइट डेवलप हो रही है कि चाहे सिचुएशन कोई भी हो, नेक्स्ट स्टेप होगा फाइट का। वो अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे फाइट से। किस तरीके से फाइट करेंगे ये तब पता चलेगा जब आप मार्स के साइन को देखेंगे कि मार्स किस साइन के अंदर प्रेजेंट है। अगर मार्स किसी वाटर साइन के अंदर प्रेजेंट है तो वो फाइट उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर मार्स अर्थ साइन या फायर साइन के अंदर है तो वो फाइट काफ़ी स्ट्रांगली करेंगे, काफ़ी फियर्सली करेंगे। नाउ सपोज करिए अगर जुपिटर प्रेजेंट है उनके वर्गो के साइन के अंदर, और सपोज करिए जुपिटर प्रेजेंट है उनके 8th हाउस में, तो यहाँ पे डायरेक्टली कार्मा क्रिएट हो रहा है कोई ना कोई बचपन में किसी अब्यूज़ के साथ, बचपन में किसी तरीके की हेल्थ इशू के साथ, बचपन में किसी तरीके की कोई सर्जरी के साथ, या बचपन में किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ के साथ जो वो दूसरों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, जिसने एक बहुत डीप इम्पैक्ट क्रिएट किया है उनके ऊपर। नाउ सपोज करिए अगर जुपिटर प्रेजेंट है उनके 10th हाउस में और वो जुपिटर प्रेजेंट है सपोज लियो के साइन के अंदर, तो यहाँ पे फादर की गवर्नमेंट जॉब के साथ कोई उनके चाइल्डहुड का कनेक्शन होगा। मतलब या तो फादर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, या फादर की रेपुटेशन इतनी हाई है कि उनको नेचुरली अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट मिल रही है। उनको अपने घर के एनवायरनमेंट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट मिलेगी बचपन से ही, क्योंकि बचपन से ही उनके अंदर एक इस तरीके की पर्सनैलिटी होगी, या तो वो अपने घर में एल्डर होंगे तो उनकी बात को सुना जाएगा। तो एक जो मेन बिगिनिंग पॉइंट है वो जुपिटर को पकड़ के हम रखते हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के अंदर, और ये बहुत बार चार्ट्स को स्टडी करने के बाद आपको समझ में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ एग्जैक्टली पॉइंट बाय पॉइंट वही हो, क्योंकि अभी हमारे पास पूरा चार्ट नहीं है। तो आपको बेसिकली जितने भी सेलिब्रिटीज़ का चार्ट आपको मिल सकता है उस चार्ट को रिलेट करके देखिए। सेलिब्रिटीज़ का नहीं तो आपके घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके चार्ट को स्टडी करने की कोशिश करिए बिगिनिंग पॉइंट को समझने के लिए जुपिटर से। तो ये है नंबर 1 टिप। दूसरी टिप, ये देखने के लिए कि कौन सा एक ऐसा टैलेंट है, कौन सा एक ऐसा हिडन टैलेंट है जो इंसान के अंदर प्रेजेंट है, जिसको आप बाहर ला सकते हैं या जिसको आप समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए इस एक चीज़ के लिए आपको देखना होता है केतु को और 12th हाउस को। केतु जिस साइन के अंदर, जिस हाउस के अंदर प्रेजेंट है, उस हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई एक एरिया के अंदर इंसान परफेक्शनिस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए अगर केतु 6th हाउस में, नेचुरली या तो इस इंसान के एनिमीज
होंगे नहीं, और एनिमीज़ होंगे तो उन एनिमीज़ से डील कैसे करना है ये नेचुरली इन्हें पता होगा। चाहे ये अपने एनिमीज़ से बहुत घबराते हों, इनको लगता हो नहीं ये डील नहीं कर पाएंगे, इनको कंपटीशन से डर लगता हो, इनको एग्ज़ाम से डर लगता हो, लेकिन जब इनको उस सिचुएशन में रखा जाएगा तब उस सिचुएशन को किस तरीके से फाइट करना है ये इनको नेचुरली आता होगा। तो वो एक इनका हिडन टैलेंट है। नाउ सपोज करिए अगर केतु प्रेजेंट है 10th हाउस के अंदर, तो 10th हाउस में नेचुरली इनका इंटरेस्ट नहीं होगा प्रोफेशनल लाइफ में, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में जब भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी सोल्यूशन इनके पास मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ है वो पर्टिकुलर एरिया। ना सपोज करिए अगर केतु प्रेजेंट है 3rd हाउस में, इनको पता है किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। वो बात अलग है, ये बहुत हार्श हो जाएंगे अपने कम्युनिकेशन के अंदर, कुछ बातें बहुत टू द पॉइंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के कम्युनिकेशन को कट कर देंगे, लेकिन स्टिल इनको पता है अगर कोई सिचुएशन इंपॉर्टेंट है तो उस वक्त किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए। तो ये एक हिडन टैलेंट है। 12th हाउस का क्या कनेक्शन होता है? 12th हाउस का कनेक्शन स्पेशली तब होता है अगर 12th हाउस में कोई प्लैनेट हो। अगर 12th हाउस में कोई प्लैनेट है तो इंसान का जो हिडन टैलेंट है वो 12th हाउस के साथ हो जाता है। नाउ सपोज करिए अगर 12th हाउस के अंदर वीनस प्रेजेंट है तो इंसान बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली इंट्यूटिव होगा और उसके अंदर तांत्रिक कैपेबिलिटीज़ हैं। अगर कभी भी उसको मौका मिलेगा कोई भी तांत्रिक चीज़ सीखने का तो वो बहुत इजीली सीख जाएगा, क्योंकि वो एक हिडन टैलेंट है और ज़रूरी नहीं है कि वो पब्लिकली एक्सेप्ट करें कि हाँ उनका इंटरेस्ट है तंत्र में। सपोज करिए अगर 12th हाउस के अंदर जुपिटर प्रेजेंट है तो नेचुरली इन लोगों को पता होगा पढ़ाया कैसे जाए, समझाया कैसे जाए, एक्सप्लेनेशन कैसे दी जाए। वो बात अलग है, इनका मन नहीं करेगा पब्लिकली कुछ भी समझाने का, ये चीज़ें अपने तक रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई कॉन्फिडेंस रिलेटेड इशू हो, या हो सकता है ये कॉन्फिडेंट फील ही ना करें कोई एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन एक्सप्लेनेशन एक हिडन टैलेंट है, और डायरेक्शन भी। जुपिटर के साथ डायरेक्शन का टैलेंट भी काफ़ी स्ट्रांग आ जाता है, क्योंकि जुपिटर एक तरीके से डायरेक्ट कर सकता है कब किसको कहाँ क्या करना है। अब तीसरी टिप है ये देखना कि इंसान किस तरीके के कर्मा से डील करेगा। और कर्मा को देखने के लिए, स्पेशली प्रारब्ध कर्मा को देखने के लिए हम देखते हैं 6th हाउस। 6th हाउस के अंदर कौन सा साइन प्रेजेंट है, 6th हाउस के अंदर कौन सा प्लैनेट प्रेजेंट है, और 6th हाउस के अंदर कौन सा एस्पेक्ट है, यह आपको बताएगा क्लियरली किस तरीके के कर्मा से इंसान डील करने वाला है। सपोज करिए 6th हाउस के अंदर आपका कैप्रिकॉर्न का साइन है, कोई प्लैनेट नहीं है लेकिन सिर्फ कैप्रिकॉर्न का साइन है, तो ऐसे इंसान का सबसे बड़ा कर्मा है फिजिकल लेबर। बहुत लंबे टाइम तक इनको फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पे भाग दौड़ बहुत ज़्यादा हो, या लिटरली किसी लेबर वर्क में हो, या इनको चाहे अपने घर के अंदर बहुत अच्छे वेल ऑफ हों, लेकिन घर के अंदर सबसे ज़्यादा जो भाग दौड़ है वो इन्हें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो फिजिकल लेबर है वो बन जाता है प्रारब्ध कर्मा। और एक और बात, कर्मा है मतलब फिजिकल लेबर करना तो बहुत आसान बात है, ठीक है ये फिजिकल लेबर है, लेकिन दूसरे लोग इनके फिजिकल लेबर को कभी मेहनत समझेंगे ही नहीं। उन्हें लगेगा कि नहीं इनका तो काम है काम करना, तो ये तो काम करेंगे ही करेंगे। तो इनके फेलियर्स को तो लोग बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई कर देंगे कि देखो उन्होंने गलती कर दी, लेकिन अगर ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को वैलिडेशन नहीं मिलेगी। ये प्रारब्ध कर्मा है। सपोज करिए अगर 6th हाउस के अंदर एरीज का साइन है, इनका प्रारब्ध कर्म हो जाएगा अपने खुद के आलस के साथ लड़ना, अपनी खुद की हेल्थ के साथ लड़ना, क्योंकि एक तो ये अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर सकते हैं और दूसरा इनको अपनी हेल्थ को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा जिसे कह सकते हैं मेहनत करनी पड़ेगी। अब डिपेंड ये भी करेगा कि 6th हाउस में कौन सा प्लैनेट प्रेजेंट है। अगर प्लैनेट प्रेजेंट है तो वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को डील भी करेगा, और किस तरीके से डील करेगा अब ये आगे जितनी भी वीडियोस आएंगे आपको पता चलेगा। लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आपको बार बार समझना पड़ेगा, और आप समझेंगे कैसे। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो और चीज़ों को समझ सकते हैं इन डेप्थ। चार्ट्स को स्टडी करना स्टार्ट करिए। अगर आपको अपना चार्ट स्टडी करने में डर लगता है या आपको नहीं समझ में आता है तो उन लोगों का चार्ट स्टडी करिए जो आपके आसपास हैं। कोई नेगेटिव प्रेडिक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात मैं आपको दोबारा कह रही हूँ, कभी भी बिना किसी के पूछे उसको उसके चार्ट के बारे में, लाइफ के बारे में कोई भी नेगेटिव प्रेडिक्शन कभी नहीं देनी, और कोशिश करिए कोई पॉजिटिव भी ना दें। आपको सिर्फ चार्ट को स्टडी के पर्पज़ से पढ़ना है, बिना उस इंसान को बताए। अगर वो इंसान आपको कह भी दे कि नहीं हमें प्लीज़ बताओ तुमने क्या देखा क्या पढ़ा, जब तक आप लर्निंग स्टेज में हैं तब तक आपको कोई प्रेडिक्शन नहीं करनी है। ये चीज़ें नेगेटिव लूप क्रिएट करती हैं, तो इस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। अगर फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई क्लियर देम आउट। थैंक यू।